Okay. Okay. Now, let's say there is a beam. इस चीज का क्या मतलब है? अगर मैं इस तरीके से अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, इट मीन्स वी डोंट नो where it ends or where it starts. Okay, so and suppose this is the x direction, this is y direction, and the load is like this. Qx. Okay, now we want what is our aim over here? Our aim is to develop a equilibrium relationship, a differential equilibrium relationship between different quantities like shear force and bending moment and the load, that is qx. तो हमें एक डिफरेंशियल रिलेशनशिप डेवलप करनी है जिसमें हमारा shear force m आता हो, बेंडिंग मोमेंट आता हो और qx आता हो. ठीक है, इसके इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज आवर एम टू ऑब्टेन ओवर हियर. तो जब भी डिफरेंशियल रिलेशनशिप की बात होगी तो हमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना होगा. हम वो डिफरेंशियल एलिमेंट ये ले रहे हैं. सर लोड ऊपर की ओके, तरफ आएंगे सर. पार्डन. यस. सर लोड ऊपर की तरफ आएंगे बीम पर. हाँ, यहाँ पे एक्चुअली अब तक जो हम कर रहे थे, जहाँ पे हम लोड को नीचे की डायरेक्शन में दिखा रहे थे, वो अकॉर्डिंगली हम साइन को इंक्लूड कर रहे थे. यानी यहाँ पर अगर क्यू का डायरेक्शन नीचे है तो आर को भी हमने नीचे के डायरेक्शन में लिया है. यहाँ चूंकि हम डिफरेंशियल रिलेशनशिप को डिराइव करने जा रहे हैं तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन चलेंगे. यानी जब भी लोड की बात हो रही है, एक्सटर्नल लोड की बात हो रही है, तो हम इसको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में शो करेंगे. आप इसको निगेटिव डायरेक्शन में भी शो करते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो आपकी डिफरेंशियल रिलेशनशिप आएगी उसमें साइन इंक्लूड होगा जिस डायरेक्शन में आप इसको लेके चलेंगे. क्योंकि ये डेरिवेशन जो भी हम यूज करने जा रहे हैं, ये इसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब आप लेंगे तो ये रिलेशनशिप वैलिड होगा. अगर आप y को ऊपर की जगह नीचे की डायरेक्शन में शो करें तो अकॉर्डिंगली डिफरेंशियल रिलेशनशिप अलग हो जाएगा. यानी साइन उसमें प्लस माइनस का कुछ डिफरेंस आएगा. तो इसीलिए चूंकि हमारा x और y जो कन्वेंशनल अब तक लेके आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम q को लेके चल रहे हैं. ठीक है, आप चाहें तो इसको नीचे की डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंगली द रिलेशनशिप व्हाट यू विल गेट एट द एंड विल बी डिफरेंट, and the difference would be just a sign of plus or minus. Okay, ओके सर. so from now onwards we will apply q in the upward direction. Okay, तो हमने dx लेंथ की एक बीम एलिमेंट लिया. यानी एक बीम है जिसकी कुछ लेंथ है, जिसका स्टार्ट कहाँ पर है हमें नहीं पता. ये इस डायरेक्शन में कहीं जा रही होगी और इस डायरेक्शन में कहीं जा रही होगी, वी डोंट नो, राइट. हमें बस मतलब है एक लेंथ dx से. तो हमने अब इस dx को फिर से रीड्रॉ करना है. तो लेट्स ड्रॉ इट ओवर हियर. ओके, अब यहां पर ऊपर की तरफ कुछ ऐसा qx का एक्सप्रेशन होगा, राइट. डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस पे अप्लाई हो रहा होगा. ओके, ये डिस्टेंस हम x लेंगे, है ना. कहां पर ले रहे हैं? x डिस्टेंस पर. ओके, अब इस फेस पर, यानी इस फेस पर क्या हो रहा होगा, कोई बता सकता है? कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई, यानी
हमने इस बीम को तीन पार्ट में डिवाइड किया, राइट। बीच में एक डी एक्स लेंथ को कट किया है। अब ये पार्ट वन है और पार्ट टू है। अब आप बताइए पार्ट टू इस डिफरेंशियल एलिमेंट यानी डी एक्स एलिमेंट पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, यानी कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे ऑन लेंथ डी एक्स। शियर फोर्स हो रहा होगा सर। शियर फोर्स और मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ओके। अब बताइए ये चीज समझ में आई। जो मैजेंटा कलर है यानी लेफ्ट वाला पार्ट जो है जिसको हमने पार्ट वन कहा है, पार्ट वन इस डिफरेंशियल एलिमेंट पर एक शियर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पर शियर फोर्स नीचे के डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही ये पार्ट, ओके, एक और चीज ड्रॉ करते हैं। करेक्ट, ये चीज समझ में आ रही है। ओके, तो ये शियर फोर्स V है, V प्लस डी वी होगा और ये M प्लस डी एम होगा। ओके, ये बताइए ये चीज समझ में आ रही है। जो पार्ट वन है वो ग्रीन वाले पार्ट पे एक शियर फोर्स V और एक मोमेंट एम बी अप्लाई कर रहा होगा। इसी तरीके से पार्ट टू जो है यानी ये वाला पार्ट, वो ग्रीन पार्ट पर एक शियर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और एक बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहा होगा। ये दोनों कुछ इसकी वैल्यू यानी यहाँ पर जो V होगा और यहाँ पर जो V है ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी यानी इक्वल नहीं होंगे। इन जनरल केस में ये दोनों बराबर नहीं होंगे बल्कि कुछ अलग होंगे। वो अलग कितना होंगे उसको हम डीवी कह रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन है तो लेट अस रिमूव इट इफ देयर इज कंफ्यूजन। फोर्स वेरी कर रहा है इसलिए शेयर फोर्स भी वेरी करेगा। यस, अगर यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं वी प्राइम का, इसको नाम देते हैं एम बी प्राइम का, ठीक है। और इसी तरीके से ये होगा वी प्राइम और ये होगा एम बी प्राइम, ठीक है। ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं इसलिए अलग अलग नाम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि वी प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस सम स्मॉल वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। यानी जो v और v प्राइम में जो डिफरेंस होगा v प्राइम माइनस v, वो कोई बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का डिफरेंस होगा, इनफाइनाइटसिमल क्वांटिटी का डिफरेंस होगा। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो भी एक इनफाइनाइटसिमल डिस्टेंस है। तो दोनों तरफ दोनों एक तरफ और दो तरफ दूसरी तरफ जो वैल्यूज होंगी, चाहे v की वैल्यू हो या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो, उनमें डिफरेंस भी इनफाइनाइटसिमल होगा।
that is mb prime is equals to mb plus dmb, or you can say mb prime minus mb is equals to dmb, जिसमें ये क्या है, इनफाइनाइटसिमल क्वांटिटीज। ओके, और ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज q एज ए फंक्शन ऑफ x। अच्छा, अगर ये क्वांटिटी यानी अगर ये लेंथ, दिस लेंथ dx is small, infinitesimally small, then the resultant of this q would be how much? Can anyone tell me? ये देखिए, फिर से हम इसको रीड्रॉ करते हैं। ये सपोज qx की वैल्यू है, ओके। यहाँ पे अगर qx है तो यहाँ पर qx प्लस dx की वैल्यू होगी, ठीक है। तो टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन ड्यू टू qx वुड बी, अगर हम ये लें तो क्या होगा, qx टाइम्स dx, करेक्ट। और अगर ये लें तो क्या होगा, qx टाइम्स, सॉरी, qx प्लस dx टाइम्स dx। और अगर हम इन दोनों का एवरेज लें तो qx प्लस dx बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ dx। इन तीनों क्वांटिटीज में किस चीज कितना डिफरेंस है, qx टाइम्स dx, qx प्लस dx इज इक्वल टू कितना होगा, q एट x प्लस d ऑफ q, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर q वैल्यू है तो इस पॉइंट पर q प्लस डी क्यू होगी, बहुत ही इनफाइनाइटसिमल क्वांटिटी होगी। तो ये तीनों ही तकरीबन फर्स्ट ऑर्डर में सेम होगा, यानी qx टाइम्स dx और qx टाइम्स dx प्लस dq टाइम्स dx। इन दोनों में फर्स्ट ऑर्डर टर्म कौन कौन सी है, ये और ये टर्म कहाँ जाएगी, दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी dq भी बहुत स्मॉल है और dx भी बहुत स्मॉल है। तो दो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज जो होंगी वो qx टाइम्स dx के मुकाबले तकरीबन जीरो को अप्रोच करेंगी। तो इसीलिए यानी जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाला qx एट लेंथ dx, इसका टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा x डायरेक्शन y डायरेक्शन फोर्स वुड बी qx टाइम्स dx। ये चीज क्लियर है? यस। यस सर। ये मैं रिपीट करूं या ठीक है, आगे बढ़ूं? इसको फिर से रिपीट करूं? ओके, देखिए यहाँ मकसद बस इतना था कि एक कोई बीम का एक टुकड़ा है dx लेंथ का,
इस पर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लग रहा है, राइट? इस तरीके से क्यू एक्स इसका एक्सप्रेशन है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू है, तो इस पूरी लेंथ पर टोटल फोर्स आप कैसे इवेलुएट करेंगे? इस पूरी लेंथ पर या तो आप इसको बराबर इतना मान लें, या तो आप ये माने कि ये इतनी ही वैल्यू फोर्स की डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, तो इस वैल्यू को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस लेंथ से, तो आपको नेट फोर्स, टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि क्यू एट एक्स टाइम्स डी एक्स होगा। तो कोई कहेगा नहीं साहब इसकी वैल्यू तो यहीं तक है, ये इतना एरिया तो ऐसे ही रह गया। तो किसी ने कहा नहीं, इसको इतना मानो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी क्यू प्राइम, यहाँ पर क्यू प्राइम वैल्यू हो गई, यहाँ पर क्यू हो गई क्यू प्राइम टाइम्स डी एक्स। किसी ने कहा कि क्यू प्राइम की वैल्यू क्या है, क्यू प्लस डी क्यू होगी ना, यानी यहाँ पे जो वैल्यू क्यू प्राइम की है, इस जगह पे जो क्यू प्राइम की वैल्यू है और इस जगह पे क्यू वैल्यू है, तो क्यू और क्यू प्राइम में कितने का फर्क होगा? dx का। डी क्यू का, किसी इनफाइनेटसिमल क्वांटिटी का फर्क होगा, जिसको आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी वैल्यू है, मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी। तो अब मेरे कहने का मकसद ये है कि आप q टाइम्स डी एक्स लें या फिर q प्राइम टाइम्स डी एक्स लें। तो q प्राइम टाइम्स डी एक्स क्या होगा, q प्लस डी क्यू टाइम्स डी एक्स, विच विल बी इक्वल टू q times dx plus dq times dx. Now, can you pass some judgment regarding this? There are two infinitesimal quantities multiplied with each other. यहाँ पे q एक infinitesimal quantity नहीं है बल्कि dx है, तो ये और ये तो सेम है, एक एक्स्ट्रा टर्म ये आ रहा है, राइट? तो ये जी सर। एक्स्ट्रा टर्म जो है, ये सेकेंड ऑर्डर टर्म है इनफाइनेटसिमल क्वांटिटीज में। तो जैसे ही डी एक्स और डी क्यू जीरो की तरफ अप्रोच होगा, ये और तेजी से जीरो की तरफ अप्रोच होगा, एंड दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट इट। तो मेरे कहने का मकसद यहाँ पर यह है, इस बात से सिर्फ इतना कि आप q टाइम्स डी एक्स लीजिए या q प्राइम टाइम्स डी एक्स लीजिए, इन ये दोनों इक्वल होंगे अगर ये लेंथ dx जो है एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो इनमें फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वैल्यू को ले रहे हैं या इस वैल्यू को ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? मतलब सर लोड एक तरीके से कांस्टेंट रहेगा दोनों एंड, यस। मतलब लोड से ज्यादा वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, लोड, इसको आप ये जो वेरिएशन है इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं, इस तरह से। ओके, तो इसमें ये कंडीशन है कि क्यू क्यू जो फंक्शन क्यू है, या ये जो क्यू है, इट हैज टू बी ए स्मूथ फंक्शन। स्मूथ फंक्शन का क्या मतलब है? कोई भी फंक्शन x वर्सेस एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है, वो इन फंक्शंस को आप स्मूथ कहेंगे। और कुछ इस तरह के वाइब्रेशंस अगर हों, तो देन दिस विल बी कॉल्ड अ नॉन स्मूथ फंक्शन। तो ये जो कंडीशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं कि q को कांस्टेंट ले रहे हैं, ये कंडीशन प्रोवाइडेड qx is a स्मूथ फंक्शन। ठीक है, अगर ये इसी डिस्टेंस में, अगर ये इस डिस्टेंस में क्यू इस तरह से वेरी कर रहा होता, यानी नॉन स्मूथ होता, तो फिर ये चीज वैलिड नहीं होती जो यहाँ वैलिड है। ठीक है, दिस इज यस सर। स्मूथ फंक्शन।
नॉन स्मूथ फंक्शन। ओके, अब हम फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जो पहले हमने बनाया। यहाँ पे एक क्यू एक्स फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ पर एक वी शियर फोर्स है और बेंडिंग मोमेंट एम बी। यहाँ पर एक v प्लस डी वी फोर्स है और बेंडिंग मोमेंट एम बी प्लस डी एम बी है। ओके, अगर स्टेटमेंट की बात करें तो लिख सकते हैं कंसीडर अ बीम एलिमेंट ऑफ infinite Simmel length dx at position x. Forces acting on this element are shown. Okay. Okay. Now let's apply equilibrium requirement. Equilibrium requirements क्या क्या हैं? Net forces in y direction is equals to 0 will give you. Yes. Now you people will tell me what should I write. V plus dV minus V V plus dV minus V. Is is that equal it? to 0. Yes. Something is missing, I think. QX. प्लस इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स dx। यहाँ इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक इनफाइनेटसिमल एलिमेंट है ना। ओके सर। This is of very small length dx, so it would be plus qx times dx. अच्छा, किसी ने मुझसे कहा था कि ये q का डायरेक्शन हम यहाँ पे हमेशा डाउनवर्ड दिखा रहे थे, अभी अपवर्ड दिखा रहे हैं। तो अगर उसको आप डाउनवर्ड दिखाते तो आपको क्या लिखना होता? माइनस। यहाँ पे माइनस साइन लिखते, राइट? ओके, इक्वल टू 0. So this will give you dv plus q dx is equals to 0, correct? Or dv is equals to minus q dx. This imply dv over dx is equals to minus q, or you can say dv over dx plus q is equals to 0. Okay, यहाँ कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. Okay, now net moment about any points, let's say about this point O. Okay, net moment about O equal to 0 will give you what?
Yes, please tell. Yes. MB minus MB plus DMB. MB minus MB plus DMB is positive and then another MB is negative. ओके, उसके अलावा इसका मोमेंट O के अबाउट क्या होगा? माइनस वी इंटू डी एक्स अपॉन टू। नहीं, काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं ना हम। ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, राइट? जेड यस डायरेक्शन सर, पॉजिटिव। आउट ऑफ द बोर्ड, राइट? तो प्लस v टाइम्स dx by 2, am I right? यस सर, प्लस इसका वी प्लस डी वी इंटू डी एक्स अपॉन टू। dx by 2, ओके। आपने ये भी कंसीडर कर लिया, ये भी कंसीडर कर लिया, अब कुछ बचा? qx का कुछ होगा मोमेंट अबाउट पॉइंट O? इसका मोमेंट ऐसे आप देखिए, ठीक है? ये कुछ अगर इसको बराबर, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये इनफाइनेटसिमल डिफरेंस है, इसको इस तरह बताइए। इस तरह का मोमेंट का कोई इस तरह के फोर्स का मिड पॉइंट के अबाउट कोई मोमेंट होगा? नो सर, नहीं होगा। ओके, तो बस इतना ही है। दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, so now this thing will go, correct? So now you will be having dmb plus v times dx, ठीक है? v times dx by 2 है और v times dx by 2, it will be v times dx plus dv times dx by 2 equal to 0, correct? Yes, sir. यस सर। So now can you please tell me what can I do of this term? 0 हो जाएगा। दिस विल बी 0 क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर टर्म है। dv भी एक इनफाइनेटसिमल क्वांटिटी है, dx भी एक इनफाइनेटसिमल क्वांटिटी है। इनका प्रोडक्ट यानी सेकेंड ऑर्डर इनफाइनेटसिमल क्वांटिटी, दिस आर फर्स्ट ऑर्डर इनफाइनेटसिमल क्वांटिटी, सो द सेकेंड ऑर्डर इनफाइनेटसिमल क्वांटिटी विल बी अप्रोचिंग टू 0. So this implies dmb plus v dx is equals to 0, or you can say dmb by dx plus v equal to 0. Okay, any confusion up to this point? This is equation 1, this is equation 2. Yes. ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि बेसिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम की कंडीशन को ये दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? यानी shear force का differentiation with respect to length of the beam will be equal to
negative of Q, that is, it will be equal to negative of the distributed load. I am talking about this. Differential of shear force with respect to length of the beam will be equal to negative of the distributed load. Similarly, differential of bending moment with respect to length will be equal to negative of the shear force in the beam. Okay, let's integrate. Let's integrate equation 1. This will give you dV is equals to minus q times dx इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से लेके x2 तक, v at x1 से लेके v at x2 तक. So this will give you v2 minus v1 is equals to, or you can say plus, integration of q dx x1 to x2 is equals to 0. Similarly, integrate equation 2 from x1 to x2. So this will give you dmb from mb1 to mb2 plus integration of v dx x is equals to x1 से लेके x is equals to x2 तक is equals to 0. Okay, so these are the equations which we have evaluated. Now it is the time to solve some examples to get an idea of what we have learned. So the example is, there is a beam which is hinged at end A and which is on roller support at end B. Okay, and there is a applied load there is a distributed load over it. Q is equals to W naught. The length of the beam is L. Okay, now the question is, what is V and what is bending moment distribution? One idea is we can always make a cut. We can always make a cut, something like this, and solve the problem. However, we are not going to make the cut, but we are going to use the differential relationship what we got. Okay, so Q is equals to how much? Can someone tell me?
q as a function of x is equals to what? minus dv by dx. Yes, of course, minus dv by dx. But in this question, what is it? So What is? w naught. Okay, it is w naught. Is it right? I think So per unit length होगा सर ये. yes, of course, but it is partially correct. It should be negative. क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप यूज करने जा रहे हैं तो आपको q को साइन के साथ लिखना होगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने डिराइव किया है जहां पर ये एक्सप्रेशन वैलिड है, इसमें q को पॉजिटिव y डायरेक्शन में प्लस लिया गया है, और निगेटिव y डायरेक्शन में अगर है तो उसको माइनस साइन के साथ लेंगे. ठीक है. So Okay. dv by dx is equals to w naught. So this implies dv by dx is equals to w naught. Yes. Now this will give you dv is equals to w naught dx. Am I right? Yes, sir. This Yes, sir. implies integration of dv is equals to w naught dx, and this will give you v is equals to w naught. W naught is a constant quantity, right? So w naught times x plus some constant of integration. We call it c1. Okay. Let's say this is equation A. यहां तक कोई confusion? Is it right? नहीं समझ में आ रहा? Yes sir, सही है. सही है सर. ओके. अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है? dmb by dx plus or minus Plus v equal to 0. v is equals to 0. This imply dmb by dx is equals to minus v, and this will give you dmb is equals to minus v dx. Correct? Now integrate it. Integrating will give you dmb is equals to minus v dx. So this will be mb is equals to, what is the expression of v? The expression A, w naught x plus c1. So minus w naught x plus c1 dx. It would be minus w naught x square by 2 plus, minus c1x plus c2. So this would be the expression of mb. How many unknowns are there now? c1 and c2 are constants of integration. Now can anyone tell me how can we obtain c1 and c2?
Sir, we will put at x is equal to 0 in the equation. Yes, what is given at x is equals to 0? सर हमारा shear force सर 0 होगा. We have been given shear force is equals to 0. Correct. Is that right? Okay, anything else? And someone would say MB is equals to 0. And what else is given? Okay. तो हमें फिर से हम ड्रा करते हैं इसको. Let us redraw the beam by removing all the supports, right? This is W naught, okay? यहाँ पर रिएक्शन होगा आर ए, यहाँ पर रिएक्शन होगा आर बी, और यहाँ पे चूंकि ये हिंज है तो ये एक आर एक्स डायरेक्शन में भी कुछ होगा. और क्या होगा? यहाँ पे मोमेंट कुछ होगा. हिंज सपोर्ट है, मोमेंट अप्लाई करेगा? नो सर. No sir. Okay, what about on this edge? Will it apply some moment? ये No sir. it is a simply supported edge, right? Simply supported edge भी सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन के फोर्स को रेजिस्ट करेगा और बाकी किसी मोमेंट को ये रेजिस्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पर भी मोमेंट नहीं होगा. ओके, व्हाट अबाउट आर ए एक्स? इट शुड बी 0, राइट? और कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है. अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कोई नहीं होगा, तो आर ए एक्स जो है वो भी 0 होगा. तो इसलिए इसको भी हम हटा देते हैं. ओके, अब बताइए एज ए और एज बी पे हमें क्या दिया हुआ? आर ए आप इवेल्युएट कर सकते हैं. आर ए और आर बी इवेल्युएट कर सकते हैं. अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इसको नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0 करेंगे तो आपके पास आएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एल. ठीक है. फिर अगर आप मिड पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट लें तो आर ए टाइम्स एल बाई टू शुड बी इक्वल टू आर ए टाइम्स आर बी टाइम्स एल बाई टू, which will give you RA is equals to RB is equals to W naught L by 2. ठीक है. और इसके बाद आप यहाँ पर shear force के लिए एक सेक्शन कट करेंगे और उसको फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे V और यहाँ पे MB, यहाँ पे आर ए, और यहाँ से आपका v एज ए फंक्शन ऑफ x होगा. और फिर जब आपको ये पता चल जाएगा तो v एट 0 आप ऑब्टेन करेंगे और फिर आप कहेंगे कि ओके एट x इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू समथिंग एंड देन यू विल गेट c1. और फिर x इज इक्वल टू 0 या l पर आप v इज इक्वल टू हाउ मच आप ऑब्टेन करेंगे. वहां से आपका एक्चुअली नहीं, वहां से भी आपको v ही आएगा. अब आपको x इज इक्वल टू 0 पे mb इज इक्वल टू हाउ मच, देन यू विल गेट c2 इज इक्वल टू हाउ मच. ठीक है. तो अब ये जो इतनी सारी एक्सरसाइज है, यानी लेट मी टेल यू दिस होल एक्सरसाइज नीड नॉट टू बी डन,
क्योंकि आपको पहले ही पता, यानी ये जो सेक्शन किया है हमने, इसकी जरूरत नहीं है। इतने पार्ट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। Why is it not required? You already know what is the moment over here and what is the moment over here. बताइए MB का यहाँ पे कितना है, या MB यहाँ पे कितना है? 0. 0. 0 है दोनों जगह, राइट? तो you can simply put two condition at x is equals to 0, MB is equals to 0, and at x is equals to L, MB is equals to 0. 0. This will give you, MB का एक्सप्रेशन क्या है? माइनस डब्ल्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2. सो एक्स की वैल्यू 0, c1 टाइम्स 0 प्लस c2, राइट? सो दिस विल गिव यू c2 is equals to 0. Now at x is equals to L, minus, yes, लैब का टाइम हो गया सर। okay, just one minute, okay, just 1 minute. So here minus w naught L square by 2 plus C1 times L is equals to 0. This will give you C1 is equals to something. Correct? Once you know C1 and C2, then you know what is MB, and then you will know what is V. Correct? तो अब आपको ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन आपको पता है और इक्वेशंस आपने अप्लाई किया, and you will get the shear force and bending moment. ठीक है? तो ये एक फायदा है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हमने डिराइव किया उसका, कि हम उसकी मदद से shear force और bending moment इवेलुएट कर सकते हैं if we are given the distributed load expression. ओके, उसको इंटीग्रेट करेंगे और आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा इस तरह से यहाँ पे, और एक यहाँ पे। इन दोनों एक्सप्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा जो आपको बाउंड्री कंडीशन से इवेलुएट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग।